हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड बनेगा माइनिंग टूरिज्म का हब। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना का एमओयू आज। झारखंड एक ऐतिहासिक पहल की ओर बढ़ रहा है, जहां पर्यटन और खनन के मेल से भारत की पहली माइनिंग टूरिज्म परियोजना की शुरुआत होने जा रही है। इस पहल के तहत झारखंड पर्यटन विकास निगम जीटीडीसी और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ये विशेष समारोह सोमवार 21 जुलाई 2025 को प्रोजेक्ट भवन रांची के प्रथम तल स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में सुबह 11 बजे आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में झारखंड सरकार के माननीय मंत्री श्री सुदिव्य कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर राज्य सरकार, जेटीडीसी और सीसीएल के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। ये परियोजना न केवल झारखंड की खनिज विरासत को एक नया आयाम देगी, बल्कि राज्य को थीमैटिक और सतत पर्यटन के क्षेत्र में एक अग्रणी स्थान भी दिलाएगी। इस ऐतिहासिक क्षण की मीडिया कवरेज और जन जागरूकता के लिए मंत्री कार्यालय ने पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। ये परियोजना झारखंड के खनन इतिहास को पर्यटन के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया सहायक आचार्य का रिजल्ट। बाकी के परिणाम पर लगी रोक, अभ्यर्थी बोले असमंजस की स्थिति। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने आखिरकार झारखंड प्रशिक्षित स्नातक सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत गणित और विज्ञान विषयों का परिणाम जारी कर दिया है। ये परिणाम शुक्रवार की देर रात लगभग 1 बजे वेबसाइट पर अपलोड किया गया, जिसकी जानकारी अभ्यर्थियों को शनिवार को मिली। हालांकि कई अभ्यर्थियों को अभी भी इसकी जानकारी नहीं है। कुछ अभ्यर्थियों ने ईटीवी भारत को कहा कि देर रात इस तरीके से रिजल्ट जारी करने से वो असमंजस की स्थिति में हैं। कुल 5008 रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित इस बहुप्रतीक्षित परीक्षा में 2734 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था, लेकिन आयोग ने महज 1661 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया, जिनमें 1390 गैर पारा शिक्षक और 271 पारा शिक्षक शामिल हैं। ये परीक्षा कक्षा 6 से 8 तक गणित और विज्ञान विषयों के लिए थी। आयोग द्वारा ये परिणाम बिना किसी पूर्व सूचना के रात के समय जारी किया गया। आधिकारिक प्रेस नोट या सूचना के अभाव में अधिकांश अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी सुबह मिली। ये प्रक्रिया अभ्यर्थियों के लिए चौंकाने वाली रही। आयोग से जब इस मामले में उनका पक्ष जानना चाहा तो आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि वेबसाइट पर सब जारी है। गौरतलब है कि ये नियुक्ति प्रक्रिया लगभग 9 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद पूरी हो रही है। इतने वर्षों से शिक्षक पदों पर नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हजारों युवाओं के लिए ये परीक्षा एक उम्मीद की किरण थी, लेकिन परिणाम की अपूर्णता ने कई योग्य अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। आयोग द्वारा फिलहाल जिन अभ्यर्थियों के परिणाम रोके गए हैं, उनमें से कुछ की स्थिति कोर्ट के फैसलों के बाद स्पष्ट हो सकती है। ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में दूसरी सूची या संशोधित परीक्षाफल जारी हो सकता है। फिलहाल इस मामले पर आयोग ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। रांची में रिम्स 2 निर्माण को लेकर गहराया विवाद। मामले में हुई समाजसेवी दयामनी भारला की एंट्री। रांची के काके प्रखंड के नगड़ी में रिम्स बनाने की घोषणा के साथ ही विवाद शुरू हो गया है। जिन आदिवासी मूलवासी किसानों की जमीन अधिग्रहण कर रिम्स 2 का निर्माण होना है, उसका विरोध पूर्व में कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की कर चुके हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी हर हाल में नगड़ी में ही रिम्स 2 बनाने की बात कहते रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स 2 का विरोध कर रहे ग्रामीणों को आज प्रखर महिला आंदोलनकारी दयामनी बारला का भी साथ मिल गया है। झारखंड की प्रखर आदिवासी आंदोलनकारी एवं समाजसेवी दयामनी बारला के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में नगड़ी के किसान विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के उपनेता सह खिजरी विधायक राजेश कच्छप के घर पहुंचे। इधर किसानों की बात सुनने के बाद विधायक राजेश कच्छप ने कहा, रिम्स 2 की जरूरत राज्य को है, इसका निर्माण होगा, लेकिन लोगों के साथ बातचीत हो यह भी जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि अधिकारियों ने मुआवजा क्यों नहीं दिया है अब तक, आखिर लोग की हकमारी क्यों हो रही है। कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने भू अर्जन जैसे अधिकारियों की जांच कराकर उचित कार्यवाही का भरोसा दिया है। जानकारी के मुताबिक रैयतों ने जो दस्तावेज आरटीआई के तहत निकाले हैं, उसके अनुसार भू अर्जन विभाग कह रहा है कि जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है। ऐसे में अपनी उपजाऊ जमीन बचाने की मांग कर रहे आदिवासी मूलवासी के विरोध को गलत कैसे कहा जा सकता है। बाबाधाम में उमड़ी कांवरियों की भीड़। दूसरी सोमवारी को लेकर प्रशासन ने अधिकारियों को दी सख्त हिदायत। आज सावन की दूसरी सोमवारी है। दूसरी सोमवारी से पहले बाबाधाम में रविवार को भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। सुल्तानगंज से डल लेकर आने वाले लोग शनिवार रात को ही बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंच गए थे। रविवार को मंदिर में सरकारी पूजा होने के बाद सुबह 4 बजे से आम श्रद्धालुओं के लिए पट खोल दिया गया था। शनिवार देर शाम तक करीब 1,91,000 कांवरियों ने जलाभिषेक किया। अनुमान लगाया जा रहा है कि रविवार रात तक श्रद्धालुओं की संख्या 2 लाख से ऊपर होगी। मंदिर के पंडा ने बताया कि दूसरी सोमवारी को पहली सोमवारी से ज्यादा भीड़ देखी जाएगी। पंडा ने बताया कि श्रावणी मेला 2025 में 4 सोमवारी का आयोजन हो रहा है। 4 सोमवारी में से पहली सोमवारी में भक्तों को धर्म का ज्ञान मिलता है, जबकि दूसरी सोमवारी में अर्थ, तीसरी सोमवारी में कर्म और चौथी सोमवारी में मोक्ष का ज्ञान मिलता है। वहीं पंडा समाज ने बताया कि अगर भक्त दूसरे सोमवार को भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा
अर्चना करते हैं और उनका स्मरण करते हैं तो उस भक्त की सभी आर्थिक समस्याएं और धन की कमी समाप्त हो जाती है। इधर जिला उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी एपी डुंगडुंग ने शनिवार की शाम को सभी पुलिस पदाधिकारी के साथ समीक्षा की थी। इस दौरान अधिकारियों को कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन गैप न रहने का निर्देश दिया गया था। साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया कि किसी भी कीमत पर श्रद्धालुओं के साथ गलत भाषा का प्रयोग या दुर्व्यवहार न करें। यदि भीड़ अत्यधिक हो तो अतिरिक्त पुलिस बल के साथ श्रद्धालुओं पर निगरानी बनाकर रखें ताकि भीड़ अनियंत्रित होकर गलत दिशा में न जाए। वहीं उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि देश के कई राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को सुगमतापूर्वक जलाभिषेक कराना जिला प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है, ताकि दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के बीच झारखंड की अच्छी छवि बन सके और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। रांची में युवक का अपहरण करने की कोशिश, दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने की फायरिंग। राजधानी रांची में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। अपराधियों ने सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के विद्यानगर में शनिवार की रात को अपराधियों ने एक युवक का अपहरण करने की कोशिश की। इस दौरान युवक के परिवार वालों के साथ मारपीट भी की गई। अपराधियों ने खौफ कायम करने के लिए मौके पर कई राउंड फायरिंग भी की है। घटना के बाद इलाके में दहशत है। सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के विद्यानगर में एक युवक की बेरहमी से पिटाई करके अपहरण करने का प्रयास का मामला सामने आया है। घटना शनिवार की रात का है। इस मामले में पीड़ित सन्नी की पत्नी ने सुखदेवनगर थाने में शिकायत दर्ज की है। थाने में दिए गए आवेदन में फायरिंग करने वाले अपराधियों के बारे में भी जानकारी दी गई है। सन्नी की पत्नी के अनुसार मारपीट, अपहरण और गोलीबारी करने वाले में अजय यादव उर्फ लालू यादव और संजय यादव शामिल थे। जिस समय अपराधी सन्नी कुमार और उनके परिवार वालों के साथ मारपीट कर रहे थे, उसी दौरान मोहल्ले वालों ने मारपीट और फायरिंग का वीडियो बना लिया था। थाने में शिकायत के साथ मारपीट और फायरिंग का वीडियो भी पुलिस को उपलब्ध कराया गया है। वहीं मामले को लेकर रांची के कोतवाली डीसीपी प्रकाश सोय ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो भी अपराधी इस घटना में शामिल हैं, उनकी तलाश भी की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने 23-24 जुलाई के लिए जारी किया रेड अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने झारखंड में 23 और 24 जुलाई को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 2 दिन तक भारी से अत्यंत भारी बारिश होगी। रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा है कि झारखंड में 23 और 24 जुलाई को एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने रविवार 20 जुलाई को एक स्पेशल बुलेटिन जारी करके कहा है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भारी से अत्यंत भारी वर्षा हो सकती है। मौसम केंद्र ने कहा है कि सक्रिय मानसून ट्रफ, वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया, निम्न दबाव का क्षेत्र, उत्तरी बंगाल की खाड़ी में नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावनाओं के मद्देनजर झारखंड का मौसम बदलेगा। कुछ जगहों पर भारी से अत्यंत भारी बारिश होगी। 23 जुलाई को सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, देवघर, जमुई, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। 24 जुलाई 2025 को पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा जिले में कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने प्रशासन एवं नागरिक दोनों सतर्क रहने की सलाह दी है। कहा है कि सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें, किसान फसलों की रक्षा के लिए खेतों में जल निकासी का उचित प्रबंधन करें और घर में रखी गई सब्जियों फलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। मौसम विभाग ने कहा है कि अनावश्यक यात्रा का जोखिम न लें। आजसू पार्टी ने ओबीसी आरक्षण की ट्रिपल टेस्ट में लगाया अनियमितता का आरोप, टेस्ट प्रक्रिया की जानकारी जनता को उपलब्ध कराने की मांग। आजसू पार्टी ने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर झारखंड में नगर निगम चुनावों में ओबीसी आरक्षण की ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाया है। आजसू पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए वरिष्ठ नेता प्रवीण प्रभाकर और युवा नेता संजय मेहता ने ये आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि झामुमो कांग्रेस ओबीसी आरक्षण में धोखाधड़ी करने की साजिश कर रहे हैं। प्रवीण प्रभाकर ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि डोर टू डोर सर्वे नहीं किया गया है। ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट सार्वजनिक करने से पहले राज्य सरकार को इस टेस्ट की प्रक्रिया की पूरी जानकारी जनता को उपलब्ध करानी चाहिए, क्योंकि इसमें पारदर्शिता और निष्पक्षता का अभाव है। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नगर निगम चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट अनिवार्य है, जिसमें डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से पिछड़े वर्ग की जनसंख्या, सामाजिक आर्थिक स्थिति और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आकलन किया जाना है। प्रवीण प्रभाकर ने कहा कि राज्य के विभिन्न नगर निगम क्षेत्रों से जानकारी सामने आ रही है कि जमीनी स्तर पर कोई सर्वे नहीं हुआ है। राज्य सरकार बंद कमरे में रिपोर्ट तैयार करवा रही है ताकि पिछड़ों का हक छीना जा सके। आजसू पार्टी के युवा नेता संजय मेहता ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि ट्रिपल टेस्ट में एकत्रित आंकड़ों का सत्यापन सरकार कैसे करेगी, संस्थानों का चयन किस आधार पर किया गया है और पूरा काम कैसे हुआ है, ट्रिपल टेस्ट का सैंपल कैसे एकत्रित किया जा रहा है, कौन कर रहा है, ये सब पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक किया जाना चाहिए। झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान,
10वीं पास विद्यार्थियों को मेडिकल इंजीनियरिंग की मुफ्त कोचिंग। राज्य सरकार ने अब 10वीं पास के विद्यार्थियों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। दरअसल राज्य सरकार अब इन विद्यार्थियों को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराएगी, जहां एससी, एसटी और पिछड़ा विभाग के द्वारा इस कोचिंग को संचालित किया जाएगा। वहीं कोचिंग की शुरुआत रांची स्थित पुराने कल्याण विभाग के भवन में की जाएगी। विभाग के द्वारा भवन का मजबूतीकरण का कार्य अंतिम चरण में है। इस कोचिंग में हॉस्टल की सुविधा भी मिलेगी, जहां विद्यार्थियों के लिए रहने खाने से लेकर शिक्षा का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। इस कोचिंग में 10वीं पास विद्यार्थियों का नामांकन होगा। तत्पश्चात 11वीं का भी नामांकन सरकार के द्वारा ही कराया जाएगा। इसके तहत 300 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का नामांकन किया जाएगा। नामांकन के लिए राज्य से आवेदन जमा किए जाएंगे। इसके बाद प्रवेश परीक्षा के जरिए मेरिट लिस्ट के आधार पर विद्यार्थियों का नामांकन लिया जाएगा। सरकार 10वीं के अलावे 12वीं पास विद्यार्थियों का भी नामांकन लेने पर विचार कर रही है। वहीं इस कोचिंग में जैक बोर्ड के अलावे सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों को भी अवसर दिया जाएगा। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने बीते शनिवार को दिल्ली में स्थित मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों का भ्रमण किया और वहां के विद्यार्थियों की सफलता सहित शिक्षकों की योग्यता के बारे में जानकारी ली। कोचिंग संस्थान को राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों को देने पर भी विचार किया जा रहा है, जिसका टेंडर जारी कर दिया गया है। इसके लिए दिशा निर्देश की भी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यहां आपको बता दें कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा भी मेडिकल, इंजीनियरिंग व क्लाट परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग का संचालन किया जाता है। वहीं कोचिंग में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा जैक द्वारा ली जाती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, केंद्र सरकार बिहार में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि बिहार में केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले शनिवार को इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक में वे शामिल हुए। उसी दौरान उन्होंने ये बातें कहीं। साथ ही कहा कि बिहार में जिस तरह मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है, उससे साफ दिख रहा है कि भाजपा सरकार द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर अपने हित साधे जा रहे हैं। साथ ही हेमंत सोरेन ने कहा कि मॉनसून सत्र में पहलगाम जैसे कायराना हमले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत और स्पष्ट समर्थन का अभाव क्यों रहा, इस पर भी केंद्र सरकार से सख्ती से जवाब लेना चाहिए। इस मामले में देश की विदेश नीति इतनी लचर क्यों रही, ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र से इन सभी मुद्दों पर जवाब लेने के लिए जेएमएम प्रतिबद्ध है। जेटेट नियमावली को लेकर आए सुझाव, भोजपुरी मगही को क्षेत्रीय और मुंडारी को जनजातीय भाषा में शामिल करने की मांग। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट नियमावली के प्रारूप में शामिल जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर जिलेवार सुझाव शिक्षा विभाग को मिल चुके हैं। पलामू और गढ़वा से भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने की मांग की गई है। वहीं खूंटी जिले से मुंडारी को जनजातीय भाषा सूची में जोड़ने की सिफारिश आई है। जेटेट नियमावली का प्रारूप जारी होते ही इन जिलों में भाषाओं को लेकर विवाद शुरू हो गया था। कई जिलों में स्थानीय संगठनों और राजनीतिक दलों ने इसका विरोध भी किया था। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से रिपोर्ट और सुझाव मांगे थे, जो अब प्राप्त हो चुके हैं। पलामू और गढ़वा जिलों से भेजे गए सुझाव में कहा गया है कि यहां हिंदी के बाद सबसे अधिक भोजपुरी और मगही बोली जाती है। ऐसे में इन्हें क्षेत्रीय भाषा के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए। भाजपा, जदयू और कई सामाजिक संगठनों ने इस मुद्दे पर राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की थी। इनका आरोप था कि राज्य सरकार राजनीतिक कारणों से भोजपुरी और मगही की अनदेखी कर रही है। इस पर राजभवन ने भी शिक्षा विभाग से रिपोर्ट तलब की थी। शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने कहा कि विभाग को सभी जिलों से रिपोर्ट मिल चुकी है। अब इस पर अंतिम फैसला सरकार स्तर पर लिया जाएगा। उच्च स्तरीय बैठक में यह विषय रखा जाएगा और निर्देश के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल सरकार के फैसले का इंतजार है। आजसू को एक और झटका, केंद्रीय महासचिव और मांडू प्रभारी विजय कुमार ने दिया इस्तीफा। झारखंड की क्षेत्रीय पार्टी आजसू यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव और मांडू विधानसभा के प्रभारी विजय कुमार साहू ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी है। अपने त्यागपत्र में विजय साहू ने सुदेश महतो को लिखे पत्र में कहा है कि वे जिन उद्देश्यों और आदर्शों को लेकर आजसू में शामिल हुए थे, अब वे पार्टी में स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई अहम मुद्दों पर पार्टी का रुख असमंजस का भरा रहता है, जिससे वे आहत हैं। साहू ने यह भी कहा कि उन्होंने अब तक जो भी जिम्मेदारियां पार्टी की ओर से मिली थीं, उन्हें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया है, लेकिन मौजूदा हालात में उनके लिए पार्टी के साथ बने रहना संभव नहीं है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार विजय साहू पिछले कुछ महीनों से पार्टी की कार्यशैली और नेतृत्व से असंतुष्ट थे। उनके इस्तीफे को लेकर पार्टी के भीतर भी हलचल तेज हो गई है।
नक्सल अभियान में पुलिस जवानों को मिली सफलता, भारी मात्रा में आईईडी और विस्फोटक बनाने का सामान बरामद। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिले के टोकलो थाना और सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई थाना के सीमावर्ती जंगल पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा पूर्व में लगाए गए लगभग 14 आईईडी, देसी हैंड ग्रेनेड, अमोनियम नाइट्रेट पाउडर, पटाखा पाउडर बरामद किए गए। सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें बम निरोधक दस्ते की मदद से उसी स्थान पर नष्ट कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा को 18 जुलाई 2025 को गुप्त सूचना मिली कि प्रतिबंधित भाकपा नक्सली संगठन के उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों के विरुद्ध उनके अभियान को रोकने और लक्षित क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिले के टोकलो थाना और सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई थाना के सीमावर्ती जंगल पहाड़ी क्षेत्र में गोला बारूद छिपाकर रखा है, जिसके आलोक में झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ 60 बटालियन के साथ एक संयुक्त अभियान दल का गठन कर 19 जुलाई 2025 को पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिले के टोकलो थाना और सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई थाना के सीमावर्ती जंगल पहाड़ी क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया गया। संयुक्त अभियान दल द्वारा आगे के सर्च अभियान के दौरान रविवार पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिले के टोकलो थाना एवं सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई थाना के सीमावर्ती जंगल पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा पूर्व में लगाए गए लगभग 14 आईईडी, देसी हैंड ग्रेनेड, अमोनियम नाइट्रेट पाउडर, पटाखा पाउडर बरामद किया गया, जिसे सुरक्षा की दृष्टि से उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ते की मदद से नष्ट कर दिया गया है। इस संबंध में आगे की कार्यवाही की जा रही है। रांची में अतिक्रमण हटाने को विशेष मुहिम, 2 पालियों में चलेगा अभियान। नगर आयुक्त सुशांत गौरव खुद फील्ड में उतरे। शहर को अतिक्रमण से मुक्त कर सुचारू यातायात व्यवस्था और स्वच्छ माहौल तैयार करने के लिए रांची नगर निगम ने कमर कस ली है। नगर प्रशासक सुशांत गौरव के नेतृत्व में अब राजधानी में 2 पालियों में विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में निगम की एनफोर्समेंट टीम को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए नगर निगम की प्रवर्तन शाखा ने प्रशासन से 4 जेसीबी और 8 ट्रैक्टर की मांग की है, ताकि हटाए गए सामान को तुरंत हटाकर स्थान को खाली किया जा सके। निगम का मानना है कि पर्याप्त संसाधनों से अभियान की रफ्तार तेज होगी और प्रभाव भी अधिक दिखेगा। नगर प्रशासक सुशांत गौरव स्वयं फील्ड में उतरकर हालात का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल कुछ जरूरी संसाधनों की कमी है, जिन्हें जल्द पूरा किया जा रहा है। संसाधन मिलते ही अभियान और ज्यादा सशक्त तरीके से आगे बढ़ेगा। अतिक्रमण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहर को स्वच्छ और सुगम बनाने का लक्ष्य है। उनका कहना है कि शहर की सुंदरता और नागरिकों की सुविधा के लिए यह कठोर कदम आवश्यक है। नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर अतिक्रमणकारियों ने स्वेच्छा से अपने कब्जे नहीं हटाए तो निगम सामान जब्त करेगा और जुर्माना वसूलेगा। नगर प्रशासन यह भी सुनिश्चित करेगा कि पूरी कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग हो, जिससे दोबारा अतिक्रमण करने वालों की पहचान हो सके। नगर प्रशासक ने कहा कि यह अभियान केवल एक बार की कवायद नहीं है, बल्कि शहर को सुव्यवस्थित करने की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है। रांची को एक ऐसा शहर बनाना है जहां नागरिक बेझिझक चल सकें, यातायात बाधित ना हो और सार्वजनिक स्थल वास्तव में सभी के लिए हों। नगर निगम का संदेश साफ है, अवैध कब्जा करने वालों को अब रियायत नहीं दी जाएगी। झरिया में 5,940 करोड़ रुपए से होगा 1,40,000 से अधिक परिवारों का पुनर्वास, योजना तैयार। झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी धनबाद जिले के बेलगड़िया टाउनशिप का दौरा किया। उन्होंने झरिया कोयला खदान आग पीड़ितों की स्थिति का जायजा लिया और लोगों को विश्वास दिलाया कि जल्द से जल्द उनका पुनर्वास कराया जाएगा। सरकारी योजना पर काम कर रही है और योजना को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। करीब 1.4 लाख परिवारों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार ने 5,940 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। संशोधित झरिया मास्टर प्लान 2 के तहत केंद्र सरकार ने लोगों के सुरक्षित पुनर्वास के लिए ये पैसे आवंटित किए हैं। झरिया की खदान में लगी आग को लेकर वर्ष 2019 में एक सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण के अनुसार आग और भू धसान वाले इलाकों में रहने वाले 1,40,000 से अधिक परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। रांची में जागरूकता अभियान चलाने के बाद भी पैर पसार रहे साइबर अपराधी, कई लोगों का अकाउंट खाली। रांची में साइबर अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन कहीं न कहीं से साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। साइबर ठग न सिर्फ भोले भाले लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं, बल्कि पढ़े लिखे लोग भी साइबर अपराधियों के झांसे में आकर अपनी गाढ़ी कमाई गंवा रहे हैं। पुलिस भी समय समय पर स्कूलों समेत अन्य जगहों पर कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को साइबर अपराध के खिलाफ जागरूक कर रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि साइबर ठग किस तरह से लोगों को अपनी जाल में फंसा रहे हैं। इससे बचने के उपाय भी बताए जा रहे हैं। पुलिस और विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि किसी भी अनजान
दौरान लिंक पर क्लिक ना करें। लोगों को मोबाइल फोन पर मैसेज कर सतर्क किया जा रहा है, फिर भी लोग गलती कर रहे हैं और उनके बैंक अकाउंट खाली हो जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस का जागरूकता अभियान दम तोड़ता नजर आ रहा है। साइबर अपराधी तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कम समय में रुपए दुगना करने का झांसा देकर लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। ज्यादातर ऐसे ही मामले आ रहे हैं। साइबर थाने में ठगी के मामले में वृद्धि हुई है। हालांकि पुलिस साइबर अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। रांची के मेसरा कल्याणी बस्ती कुंज विहार निवासी रविंद्र कुमार सिंह ने 2,05,544 रुपए के साइबर फ्रॉड को लेकर शनिवार को साइबर थाने में केस दर्ज कराया है। उक्त रुपए साइबर अपराधियों ने रविंद्र कुमार सिंह के 2 बैंक अकाउंट से 12 बार में निकाले हैं। उन्हें मोबाइल फोन पर एक मैसेज आया था। जवाब देने के बाद रुपए निकासी के मैसेज आने लगे। साइबर अपराधियों ने रांची विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जितेंद्र शुक्ला के अकाउंट से 91,000 रुपए निकाल लिए। कहा है कि मैंने माइक्रोटेक इन्वर्टर कस्टमर केयर का नंबर सर्च कर निकाला और इन्वर्टर बनाने के लिए फोन किया था। रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन 5 रुपए का भुगतान करने के लिए कहा गया। भुगतान करने के दौरान ही साइबर अपराधियों ने उनके अकाउंट से रुपए निकाल लिए। डेडलाइन खत्म, रुकेगी सब्सिडी, जानिए क्या कहते हैं आंकड़े। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। राशन कार्ड धारियों के ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि समाप्त हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी राज्यों को 100% ई-केवाईसी कराने के लिए 30 जून तक मौका दिया गया था। साथ ही चेतावनी दी गई थी कि अगर इस अवधि में ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो सब्सिडी रोकने की कार्रवाई की जाएगी। ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है, लेकिन झारखंड में अब भी 74,65,000 राशन कार्ड धारियों का ई-केवाईसी नहीं हो पाया है। इसमें से 8,24,000 राशन कार्ड ऐसे हैं जिसमें एक भी सदस्य का ई-केवाईसी नहीं हो पाया है। ऐसे में केंद्र सरकार झारखंड की सब्सिडी रोकने का फैसला ले सकती है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अभी तक केंद्र सरकार की ओर से ई-केवाईसी की तिथि बढ़ाने को लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग के पास न ही कोई नया आदेश आया है और न ही सब्सिडी रोकने को लेकर कोई पत्र मिला है। ऐसे में झारखंड में ई-केवाईसी कराने की प्रक्रिया फिलहाल जारी रखी गई है। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले राशन कार्ड धारियों का नाम हटाने को लेकर अब भी संशय बरकरार है। इस संबंध में खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल अयोग्य लोगों का नाम हटाने को लेकर कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत सत्यापन के बाद मृत लाभुकों का नाम हटाया जा रहा है। अब तक लगभग 90,000 मृत लाभुकों का नाम हटाया जा चुका है। केंद्र सरकार की ओर से 2,54,897 मृत लाभुकों की सूची सौंपकर सत्यापन के बाद इनका नाम पोर्टल से हटाने का निर्देश दिया गया है। 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों का फूटा आक्रोश, सम्मान फाउंडेशन पर गंभीर आरोप। 28 जुलाई से राज्यव्यापी हड़ताल की चेतावनी। झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ और सम्मान फाउंडेशन के बीच विवाद गहराता जा रहा है। आज पलामू जिले में आयोजित 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों के दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम के दौरान कर्मचारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। संघ ने सम्मान फाउंडेशन पर श्रम कानूनों के उल्लंघन और कर्मचारियों को धमकाने का गंभीर आरोप लगाया है। संघ के अनुसार 26 जून 2025 को संस्था और कर्मचारी संघ के बीच कुल 9 बिंदुओं पर आपसी समझौता हुआ था, जिसमें कर्मचारियों को पीएफ, ईएसआईसी जैसी सुविधाएं और लेबर एक्ट के तहत औपचारिक नियुक्ति देने की बात शामिल थी। साथ ही यह तय हुआ था कि दस्तावेजों का सत्यापन सिविल सर्जन की अध्यक्षता में होगा। लेकिन संघ का आरोप है कि अब तक संस्था ने इसके किसी भी बिंदु को लागू नहीं किया है। उल्टा संस्था द्वारा कर्मचारियों से जबरन नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं, जो लेबर एक्ट के खिलाफ है। पीएफ और ईएसआईसी से जुड़ी कोई भी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। इस मुद्दे को लेकर जब संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी और अन्य सदस्यों ने विरोध दर्ज कराया तो संस्था के प्रतिनिधियों ने पुलिस कार्यवाही और नौकरी से निकालने की धमकी दी। कर्मचारियों को जबरन दस्तावेज सत्यापन के लिए बाध्य किया गया, जिससे आक्रोश और बढ़ गया। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो 22 जुलाई को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद 28 जुलाई से पूरे झारखंड में एम्बुलेंस सेवा ठप कर दी जाएगी। यह हड़ताल सम्मान फाउंडेशन के रांची स्थित कार्यालय के समक्ष आयोजित की जाएगी। स्थिति पर प्रशासन और सरकार की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अगर यह विवाद जल्द नहीं सुलझा तो राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं। ईडी ने अवैध खनन मामले में सैफुद्दीन खान का बयान कोर्ट में सौंपा। प्रवर्तन निदेशालय ने साहेबगंज में अवैध खनन से जुड़े केस में दायर 5वीं अभियोजन रिपोर्ट यानी प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट के साथ पुलिस अधिकारी सैफुद्दीन खान का बयान भी अदालत में पेश किया है। सैफुद्दीन वही अधिकारी हैं जिन्होंने बरहरवा टोल विवाद से जुड़ी प्राथमिकी की जांच करते हुए तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा को महज 24 घंटे के भीतर क्लीन चिट दे दी थी। सूत्रों के मुताबिक बरहरवा टोल के टेंडर को लेकर साल 2020 में प्राथमिकी संख्या 85/2020 दर्ज की गई थी। इस केस में आलमगीर आलम, पंकज मिश्रा और अन्य को आरोपी बनाया गया था। जांच की जिम्मेदारी सैफुद्दीन खान को सौंपी गई थी, जिन्होंने जल्दबाजी में जांच पूरी कर दोनों प्रमुख आरोपियों को दोषमुक्त करार दे दिया था।
साहिबगंज में अवैध खनन की तहकीकात के दौरान ईडी ने पाया कि खनिजों की आवाजाही के लिए बरहरवा पोल एक अहम मार्ग है। इसी कारण ईडी ने टोल विवाद से जुड़ी प्राथमिकी को भी जांच के दायरे में शामिल किया, क्योंकि खनन से जुड़े लोगों द्वारा इस टोल को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही थी ताकि अवैध खनिज आसानी से मुख्य सड़कों तक पहुंच सके। मंत्री संजय प्रसाद यादव का संकल्प रंग लाया, परस्पनी होम्योपैथिक कॉलेज में फैकल्टी बहाली की प्रक्रिया शुरू। गोड्डा विधानसभा क्षेत्र के विधायक और राज्य सरकार में उद्योग, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव के प्रयासों से परस्पनी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की मान्यता बहाली की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। कॉलेज में फैकल्टी की बहाली को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जो लंबे समय से अटके इस मुद्दे पर ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा, यह मेरे गोड्डा विधानसभा वासियों के एक एक वोट की ताकत है, जो मुझे आज अपनों के लिए हर परिस्थिति में लड़ने का हौसला देती है। जो मैं कहता हूं उसे डंके की चोट पर करके दिखाता हूं। उन्होंने बताया कि विगत दिनों उन्होंने कॉलेज की मान्यता बहाल करने को लेकर संबंधित विभाग को स्पष्ट और लिखित रूप में पत्र सौंपा था। इसके बाद तमाम विरोधों, तंजों और अफवाहों के बावजूद उन्होंने अपने संकल्प से पीछे नहीं हटे। मुझे अपने कर्म और मेहनत पर भरोसा था और आज उसका परिणाम सामने है, उन्होंने गर्व से कहा। मंत्री ने याद दिलाया कि सरस्वती पूजा के अवसर पर उन्होंने छात्रों से वादा किया था कि कॉलेज की मान्यता बहाल करवाई जाएगी और आज वो वादा पूरा होता दिख रहा है। फैकल्टी बहाली प्रक्रिया के पूरा होते ही कॉलेज को पूर्ण मान्यता मिल जाएगी। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, जो कहते थे कि नहीं होगा, आज उनके चेहरे पर ही इसका जवाब है। अंत में उन्होंने गोड्डा की जनता को आश्वस्त करते हुए कहा, गोड्डा ने ठाना है, अब विकास कोई नहीं रोक सकता। यह निर्णय गोड्डा क्षेत्र के छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत की बड़ी खबर है, जो लंबे समय से कॉलेज के भविष्य को लेकर आशंकित थे। अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही नई बहालियों के साथ कॉलेज पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा और क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा को नई दिशा मिलेगी। सेवा और संभाव की मिसाल, सावन में कांवरियों के साथ कदम ताल करते नजर आए मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सावन माह के पावन अवसर पर मिहिजाम से सुल्तानगंज जा रहे कांवरियों के एक विशाल जत्थे को रवाना किया। परंपरा के अनुसार हर वर्ष की तरह इस बार भी मंत्री डॉक्टर अंसारी स्वयं श्रद्धालुओं के साथ पैदल यात्रा में शामिल हुए, जिससे माहौल में उत्साह और श्रद्धा की अनोखी छटा देखने को मिली। सड़कों पर गूंजते बोल बम के नारों के बीच जब मंत्री जी कांवरियों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चल रहे थे, तब आमजन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। लोगों ने एक स्वर में कहा कि डॉक्टर अंसारी केवल मंत्री नहीं, बल्कि हर धर्म और समाज के सच्चे प्रतिनिधि हैं। डॉक्टर अंसारी का यह जेस्चर सामाजिक सौहार्द और सर्वधर्म सम्मान का एक बेहतरीन उदाहरण माना गया। जैसे मुस्लिम समाज के नेता हज यात्रियों को मक्का रवाना करते हैं, उसी भावना से कांवरियों को विदा कर उन्होंने ये संदेश दिया कि सच्ची राजनीति धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत की सेवा है। जनता के बीच ये चर्चा भी रही कि चूंकि डॉक्टर अंसारी का जन्म स्वयं देवघर यानी बाबा वैद्यनाथ की नगरी में हुआ है, इसलिए उनके मन में बाबा के प्रति विशेष श्रद्धा है। हर वर्ष सावन में उनकी उपस्थिति यही दर्शाती है कि वे न केवल एक जनप्रतिनिधि बल्कि श्रद्धा से जुड़े एक भावनात्मक सूत्रधार भी हैं। इस कार्यक्रम में मंत्री डॉक्टर अंसारी ने कहा, मैं किसी एक मजहब का नहीं, झारखंड की 3.25 करोड़ जनता का सेवक हूं। धर्म नहीं, इंसानियत मेरी पहचान है। बाबा से मेरी प्रार्थना है कि हर झारखंडवासी निरोग और सुखी रहे। इस अवसर पर कांवरियों के लिए निःशुल्क दवाएं, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई गईं, जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा में सहूलियत मिल सके। 5 राज्यों में भाकपा माओवादी ने बंद का किया ऐलान, पुलिस की कार्रवाई का विरोध। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी की ओर से झारखंड, बिहार सहित 5 राज्यों में बंद का ऐलान किया गया है। 3 अगस्त को भाकपा माओवादियों के द्वारा झारखंड, बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, सूचना आयुक्तों के सभी खाली पद जल्द भरे जाएं। झारखंड में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बड़ी खबर है, जहां इनकी नियुक्ति के लिए फिर से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्मिक विभाग को इससे जुड़े निर्देश दे दिए हैं। बता दें कि पिछले साल जून 2024 में राज्य सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त और 6 सूचना आयुक्तों के पद के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन अब तक इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। इस नियुक्ति के लिए झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार को कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सूचना आयोग में 1 मुख्य सूचना आयुक्त और 6 सूचना आयुक्तों के पद खाली हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।